हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स यूनिवर्स। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर जेईई नीट में पूछे भी गए हैं। खास करके नीट वाले स्टूडेंट्स ज्यादा ध्यान रखेंगे क्योंकि मैं आज आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं जो कि पूछे तो गए नीट में लेकिन उसका लेवल जेईई के बराबर है। डायरेक्ट इरोडोर से क्वेश्चंस पूछा हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था। ये क्वेश्चन आपको नीट 2016 में पूछा गया है, लेकिन ये इरोडोप में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 3.3 में, यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में तीसरा जो क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स suspended from a common point by two massless string of length L are initially at a distance D is much less than L apart because of their mutual repulsion. The charges being to leak from both the spheres at a constant rate. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है एज अ रिजल्ट द स्फीयर अप्रोचेस ईच अदर विद अ वेलोसिटी v, then v varies as a function of the distance x between the spheres। और ये चार ऑप्शन दिया गया है। तो काफी मजेदार क्वेश्चन है। सवाल होता है सर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जो उसमें गिवन है उसको राइट डाउन करिए, फिर जो आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है उसको आप लिखिए। फिर एक काम और जरूर करिए कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ के उसका एक डायग्राम बनाइए। एक फ्री बॉडी डायग्राम जब आप बना लेंगे तो उस क्वेश्चन को डील करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको ढंग से पढ़ते हैं और जो डायग्राम बन सकता है उसको बनाते हैं। तो इसमें कहा जा रहा था कि टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस D मच लेस देन L अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन। तो जाहिर सी बात है, हमें ये पता है कि जब भी आप दो पॉइंट चार्ज को रखते हैं और वो अगर सेम नेचर के हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रिंग से बांधे हुए हैं तो वो कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा सीलिंग है और यहां से दो स्ट्रिंग ले लेते हैं। ये हमारा स्ट्रिंग रहा, कॉमन पॉइंट से ये लटका हुआ है। अब इसे हम लोग चार्ज पार्टिकल को भी दिखा देते हैं। ओके, तो ये चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है और ये चार्जेस लाइक चार्जेस होने की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। और रिपल्सन के बाद इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो मैं x मान ले रहा हूं, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो v और x के बीच में ही बताना है। ओके, एक और बात, ये x और ये लेंथ के बीच में जो रिलेशन है ये बहुत छोटा है। x किसके कंपैरिजन में? l के कंपैरिजन में। तो हम लोग कह सकते हैं कि l इज मच ग्रेटर देन x। अब आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि the charges being to leak from the spheres at a constant rate। ये जो चार्ज है ये धीरे धीरे लीक करना शुरू करता है एक कांस्टेंट रेट से। तो हम लोग उसको भी यहां पर दिखा देते हैं। तो यहां से कुछ चार्ज लीक करना शुरू किया dq by dt, और ये क्या है? कांस्टेंट है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग आगे चल के यूज करेंगे। यहां से चार्ज लीक करना शुरू किया, कितना? dq by dt। अब जब ये चार्ज लीक करेंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड में कमी आएगी। जब मैग्नीट्यूड में कमी आएगी तो इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो भी कम होगा। रिपल्सिव फोर्स कम होने की वजह से वो धीरे धीरे पास आएंगे कुछ v वेलोसिटी से, ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेगा। तो यही v और x के बीच में आपको रिलेशन बताना है, बस इतना ही कुछ कहा गया है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? सारा काम हो चुका है। अब आपको जो इलेक्ट्रोस्टैट का कॉन्सेप्ट है और एनएलएम वगैरह में जो आपने पढ़ रखा है उन सारे कॉन्सेप्ट को यूज करिए और बड़े ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि यहाँ जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा था मैं उसको दिखा दे रहा हूं। तो ये F फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करेगा। इस F की वैल्यू कितनी होगी वो हमें पता है, कितना? इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, कूलम से आपका क्या कहना था? Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना? आप कह सकते हो KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना? X स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि इतने से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, अब क्या होगा कि इस स्ट्रिंग में भी कुछ टेंशन आएगा, तो उस टेंशन को मैं T बोल देता हूं। अच्छा, इसका मास है तो मास की वजह से इसका अपना कुछ वेट भी होगा, उसको मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg दिखा देता हूं। बस इतना ही कुछ है। अब सारे फोर्सेस को आप इक्वेट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों स्ट्रिंग कुछ अपना एंगल बनाएगा। मैं मान लेता हूं कि ये हमारा थीटा है। गौर से देखिएगा, जब ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा और फिर से ये आपका थीटा। तो इस t का एक कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ, तो हम लोग इसको कह सकते हैं ये t cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या बन जाएगा भाई? t cos 90 माइनस थीटा, यानी टी साइन थीटा, यानी टी साइन थीटा ने इस एफ को बैलेंस करेगा और ये टी कॉस थीटा इस वेट को बैलेंस करेगा, और दोनों चारों फोर्सेस को हम लोग इक्वेट कर लेते तो बात बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं
कि सर ये हमारा टी साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एफ की वैल्यू यानी कि के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर हम इस टी कॉस थीटा से इस mg को बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं टी कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका mg। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं तो टेंशन खत्म हो जाएगा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो हम कह सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर mg। ओके, अब ये जो टेन थीटा है इसकी वैल्यू हम लोग यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये जो एंगल है ये बहुत छोटा होगा क्योंकि L बहुत बड़ा है और X बहुत छोटा है, तो इस केस में ये जो थीटा होगा ये बहुत छोटा होगा। अब फॉर स्मॉल एंगल हम जानते हैं कि टेन थीटा को अप्रोक्सीमेटली हम क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू अगर यहां से फाइंड आउट की जाए तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, यानी परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस, तो ये वाला कितना हो जाएगा, गौर से देखें तो ये आपका पूरा x, तो ये वाला डिस्टेंस कितना x बाय 2 और h की वैल्यू कितनी l, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू x बाय 2 अपॉन l। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके लिख देता हूं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि सर ये हो जाएगा x बाय 2l इज इक्वल टू आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर mg। ये मैं यहां से आ रहा हूं। ओके, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हम कह सकते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये 2l को ऊपर भेज देते हैं तो 2l आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन mg। अब गौर से देखिए तो 2 कांस्टेंट, l कांस्टेंट, के कूलम कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट, m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं क्या कि सर एक्स क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका क्यू स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है सर, क्वेश्चन तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है बिल्कुल, लेकिन अब आपको थोड़ा सा और कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा तो बात बन जाएगी। तो देखे तो इसमें कहा गया है कि वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में रिलेशन निकाला है, तो पोजीशन तो आ गया है, तो पोजीशन को हम टाइम के साथ अगर डिफरेंशिएट कर देते तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। दूसरी बात यहाँ क्यू है तो वो भी हमारा रिलेशन आगे जो गिवन है वो उससे मैच कर जाएगा क्योंकि dq बाय dt हमें गिवन है। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या मिलेगा, d बाय dt ऑफ क्या, एक्स क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d बाय dt ऑफ क्या, आपका क्यू स्क्वायर। ओके, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 3x स्क्वायर आपका dx बाय dt, बेसिक डिफरेंशिएशन है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका ये 2q आपका dq अपॉन dt। देखो सब कुछ मिल गया, जो जो हमें चाहिए था वो सारा कुछ यहां हमें दिखने लगा है। ओके, आगे बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं सर ये dx बाय dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं 3x स्क्वायर v, ये हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी, इज इक्वल टू मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2q, और dq बाय dt हमें दिया हुआ था और वो कांस्टेंट रेट से लीक कर रहा था तो उसको हम लोग कुछ c मान लेते हैं। ये dq बाय dt को हमने क्या मान लिया, c मान लिया, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो कुछ भी मान सकते थे, तो मैंने उसको c बोल दिया। ओके, अब देखो तो हम कह सकते हैं कि सर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2q c अपॉन ये आपका 3x स्क्वायर। ओके, तो वेलोसिटी भी आ गया है और पोजीशन भी दिख रहा है। ओके, तो अब हम क्या बोलेंगे कि सर एक चीज बताएं, ये 2 कांस्टेंट, c कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, x वेरिएबल, q भी वेरिएबल, तो हम यहां से कह सकते हैं क्या कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q अपॉन x स्क्वायर। ओके, अब देखो तो q और x के बीच में अभी हम लोगों ने रिलेशन लाया था, ये ऊपर कहां, यहां पर देखा तो ये वाला, गौर से देखिएगा इसको, तो हम कह सकते हैं क्या, q अगर हमें चाहिए तो q इज इक्वल टू x पे पावर 3/2, और इसको यहां पर आप पुट कर दो तो हम कहेंगे कि यहां पर हमें मिल जाएगा कि सर v इज इक्वल टू q की वैल्यू कितनी बोल रहे थे, x पे पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को ऊपर भेज देता है तो v इज इक्वल टू एक्स पे पावर 3/2 माइनस 2 यानी कि माइनस 1/2, ये हमारा आंसर आ गया। अब आप देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, गौर से देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये 1/2 है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
तो कुछ इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। काफी मजेदार क्वेश्चन है, ये नीट के लेवल का बिल्कुल भी नहीं है, ये कम से कम जेईई मेन एडवांस में होना चाहिए। बहरहाल तो नीट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आपको गौर से देखना है, इसको अच्छे से समझिए और इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपको नीट 2013 में पूछा गया है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है, लेकिन हाँ उससे ये काफी आसान है। जो कॉन्सेप्ट उसमें हम लोग यूज किए हैं तो कुछ उसी कॉन्सेप्ट को अगर यूज आप इसमें करते हैं तो बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है टू पीथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन between them is r. Now the string are rigidly clamped at half the height. The equilibrium separation between the balls now become, और ये चार ऑप्शन दिया गया है। आप इन दोनों सिचुएशन को देखा, पहले ये जो कॉमन पॉइंट है उनके बीच का जो सेपरेशन है वो y है, और फिर उस y सेपरेशन को y/2 कर दिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है ये r होगा और ये कुछ r' होगा। तो r और r' के बीच में आपसे रिलेशन पूछा जा रहा है और चार ऑप्शन दिया गया है। तो मैंने बाहर यहाँ बड़ा वाला फिगर बना दिया, आप इसको यहाँ से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखा तो ये r है और ये अभी r' है। इन दोनों के बीच में वही सेम चीज म्यूचुअल चार्ज लाइक चार्जेस है। लाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपल्सन की वजह से ये एक दूसरे से दूरी कुछ बनाया हुआ है। तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर चार्ज क्यू, यहाँ भी चार्ज क्यू, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो ये कुछ F फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करेगा। ओके, F इधर हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा टेंशन, नीचे क्या हो जाएगा mg, जो सारा काम अभी हम लोगों ने किया था। इसको अगर हम थीटा मान रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा t cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा t sin थीटा। ध्यान रखना ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये अगेन थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर t cos थीटा और ये cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। हम फिर से इक्वेट कर दे रहे हैं, तो आप कहेंगे कि सर t sin थीटा इज इक्वल टू f, और f की वैल्यू क्या होगी के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ सेपरेशन इन दोनों के बीच का आर दिया हुआ है। ओके, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू अगेन हम बोल सकते हैं कितना आपका mg। फिर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो डिवीजन के बाद टेंशन खत्म, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या लिखेंगे आप, टेन थीटा इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर mg। ओके, इसको कुछ इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब हम लोग इसके लिए बात करते हैं, तो इसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, फिर से वही चीज, यहां सेपरेशन कुछ कम कर दिया गया, तो ये वाला जो इन दोनों के बीच का जो अभी डिस्टेंस है उसको हमने r' मान लिया, तो ऑब्वियस सी बात है सारा सीन बदल जाएगा। इनके बीच में जो अभी रिपल्सिव फोर्स लगेगा मैं उसको f' मान ले रहा हूं। अच्छा, मास तो वही रहेगा तो वेट उसका सेम होगा। अच्छा, इसमें जो टेंशन फोर्स आएगा अब वो भी बदल जाएगा, तो मैं उसको t' बोल दे रहा हूं। अब आप इसको भी ब्रेक कर लो, तो ऊपर एक कंपोनेंट आ जाएगा, क्या बोलोगे आप, t' cos थीटा। थीटा नहीं बोल सकते क्योंकि पहले इन दोनों के बीच एंगल कुछ और होगा और अब कुछ और होगा, तो मैं अब उसको कुछ नया नाम दे देता हूं। तो ये मैं मान ले रहा हूं कि ये हमारा θ' है। तो ओके, यहां पर आप कह सकते हैं t cos θ', और दूसरा कंपोनेंट इधर cos 90 माइनस थीटा, तो आप कह सकते हैं sin थीटा, यानी कि t' sin θ'। फिर से सारे फोर्सेस को इक्वेट कर लीजिए, तो हम बोल सकते हैं t' sin θ' इज इक्वल टू f', यानी कि आपका k क्यू स्क्वायर अपॉन r' स्क्वायर। ओके, अब फिर t cos थीटा बैलेंस कर देगा किसको, mg को, तो ये कुछ रहा। फिर दोनों को डिवाइड करिए, तो टेंशन खत्म, sin थीटा बाय cos थीटा, तो ये मिल जाएगा कितना, tan θ' इज इक्वल टू आप बोल सकते हो के क्यू स्क्वायर अपॉन आपका r' स्क्वायर mg, इतना कुछ होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। बस इतना काम करना था। अब आप क्या करिए कि इन दोनों को डिवाइड कर दिए, क्योंकि r और r' के बीच में हमें रिलेशन बताना है। तो देखा तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो बोल सकते हैं कि सर tan थीटा डिवाइडेड बाय आपका tan θ' इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर mg डिवाइडेड बाय ये बोल सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन r' स्क्वायर mg। कुछ कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा, के क्यू स्क्वायर से के क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो सकता है, तो आप कह सकते हो mg से mg भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, तो ये 1/r स्क्वायर और नीचे 1/r' स्क्वायर, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा, तो हम बोल सकते हैं r' स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ओके, अब इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा,
तो टेन थीटा का वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं तो टेन थीटा इज पी बाई बी। तो पी बाई बी, एक बार इस डायग्राम को देख ले तो समझ में आएगी बात है। पी बाई बी, तो पी तो ये रहा आर बाई टू, आर बाई टू बाई बी यानी कि वाई, और इसमें देखें तो ये आर डैश बाय टू और वाई डैश बाय टू। बस इसको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। तो टेन थीटा इज पी बाई बी, पी बाई बी का मतलब आर बाई टू डिवाइडेड बाय वाई। ओके, टेन थीटा डैश का मतलब आर डैश बाय टू डिवाइडेड बाय पी, पी बाई बी यानी कि बी का वैल्यू वाई बाय टू। ओके, तो आगे हम लोग लिख सकते हैं आर डैश स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से ये r बाय टू वाई हो जाएगा और यहाँ टू टू कैंसिल भी हो जाएगा, y से y को भी हम कैंसिल कर सकते हैं और फाइनली लिखा जा सकता है r डिवाइडेड बाय ये टू नीचे आने के बाद टू आर डैश, ओके, इज इक्वल टू आपका आर डैश स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब आप क्या करिए कि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये हम कह सकते हैं टू आर डैश क्यूब इज इक्वल टू, टू आर डैश क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। ओके, और फिर हम लोग लिख सकते हैं आर डैश क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब अपॉन टू, और यहां से अगर मैं क्यूब को हटा दूं तो उधर रूट आ जाएगा और हम बोल सकते हैं कि सर ये आपका आर डैश इज इक्वल टू अंडर रूट आर क्यूब अपॉन टू, और ये क्यूब रूट होगा नहीं, तो क्यूब रूट से आर क्यूब बाहर निकल जाएगा यानी आर डैश इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट टू, कैसा रूट, क्यूब रूट। तो ये इतना वैल्यू आ गया, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन आ रहा है एक बार देख लीजिए और फाइनली आप आंसर बता सकते हैं। सॉरी, तो देखें तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, क्यूब रूट तो एक ही है और सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो काफी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये आईआईटी में पूछा हुआ, उसके बाद सीबीएसई पीएमटी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, फिर एआईट्रिपल में पूछा गया है और कई एग्जाम में पूछा गया है। इधर रिसेंटली आपको जेईई मेन में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको अभी हम कराने वाले हैं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और बड़ी ही आसानी से आप इस क्वेश्चन का जवाब भी दे सकते हैं। कहा जा रहा है a charge q is placed at the center of the line joining two equal charges q। तो सबसे पहले आप डायग्राम अगर बनाते चले तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है और इनके बीच का कुछ सेपरेशन होगा, मान लेते हैं वो r है। कहा जा रहा है कि इसके बीच में ठीक एक पॉइंट चार्ज रखा गया जो कि स्मॉल q है। तब कहा जा रहा है the system of the three charges will be in equilibrium if q is equal to। पूरा सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में आ गया है। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये जो स्मॉल q है इसकी कितनी वैल्यू होगी, यानी कि स्मॉल q इज व्हाट। एक बात बताओ कि ये q और ये q सेम नेचर के होंगे, अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूं कुछ देर के लिए तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, वो दोनों एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे। ठीक है, इस चार्ज को रखने के बाद वो तीनों इक्विलिब्रियम में आ गया। कॉमन सेंस कहता है कि सर इसको अपोजिट नेचर का होना पड़ेगा, यानी कि अगर कैपिटल Q पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव होना पड़ेगा, तभी ये सिस्टम को बैलेंस कर सकता है, अदरवाइज ये बैलेंस नहीं करेगा। क्योंकि अगर ये भी पॉजिटिव होता तो ये और तेजी से उसको रिपेल कराता, लेकिन इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में ये तभी रहेगा जब Q का वैल्यू कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये Q का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव ऑप्शन है तो सबसे पहले तो उसको आप हटा ही दो अभी, तो ज्यादा बेटर है। तो पॉजिटिव ऑप्शन सी और डी हो नहीं सकता, यानी ए और बी में ही कोई जवाब आपका सही होगा। तो यानी कि 50% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, सर इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से जो फोर्स लगेगा मैं एफ मान रहा हूं और एफ की वैल्यू कितनी होगी आपको पता है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब ये स्मॉल क्यू इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्शन की वजह से भी इस पर कुछ फोर्स लगेगा, तो उसको मैं एफ डैश मान रहा हूं। ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो r/2 है। Q और कैपिटल Q के बीच में r दूरी है, तो स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच का जो सेपरेशन होगा वो r/2 होगा, कॉमन सेंस कहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है तो f इज इक्वल टू हम कह सकते हैं f डैश, यानी कि f की वैल्यू क्या हो जाएगी, k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और f डैश की वैल्यू k
क्यू क्यू बाय आर बाई 2 का स्क्वायर। ओके, अब आप क्या करो कि इसमें जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दीजिए, तो के क्यू, एक के क्यू कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बचा सॉरी, q इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, स्मॉल q डिवाइडेड बाय 1/4, यानी कि हो जाएगा q इज इक्वल टू 4 टाइम्स q, यानी कि स्मॉल q इज इक्वल टू q अपॉन 4। और ध्यान रखना है कि ये q हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि स्मॉल q निगेटिव होगा, तो निगेटिव साइन के साथ ही आपको लिखना है कौन सा ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान रखना है, अगर बाय द वे ये निगेटिव पॉजिटिव का झंझट आप पहले नहीं सुलझाएंगे तो ऑप्शन ऐसा सेट किया हुआ है कि क्वेश्चन बनाने के बावजूद आप गलत कर सकते हैं। जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको ध्यान में रखते हुए काम करना है कि ये दोनों अगर लाइक चार्जेस है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक ना। और ये बीच में तभी ये इक्विलिब्रियम में ला सकता है जब ये अपोजिट नेचर का होगा, अगर ये दोनों पॉजिटिव तो ये निगेटिव, अगर ये दोनों निगेटिव तो ये पॉजिटिव, तो दोनों ही केस में क्यू का वैल्यू हमें निगेटिव ही मिलेगा। तो गौर से देखना है, इसको समझना है और बड़े आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। एक सवाल है आपसे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं तो अब उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, यही क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा हुआ है, तो चलिए उसको देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन आपको जेईई मेन 2013 में पूछा गया, कहा जा रहा है टू चार्जेस इच इक्वल टू स्मॉल q आर केप्ट एट x इज इक्वल टू माइनस a एंड x इज इक्वल टू प्लस a। तो एक हम डायग्राम बना लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, ये हमारा ओरिजिन हो गया और एक चार्ज रखा हुआ है a पर, तो ये हमारा स्मॉल q है, ठीक है। तो ये आपका a पर एक चार्ज रखा हुआ है, ये दूरी कितना हो गया a। अब फिर इधर माइनस a में भी एक चार्ज रखा हुआ है और ये भी है स्मॉल q। ओके, आगे कहा जा रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास m स्मॉल m एंड चार्ज q नॉट की वैल्यू q/2 इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन पर एक चार्ज रखा हुआ है जिसकी वैल्यू q नॉट है, q नॉट की वैल्यू कितनी है, q/2 है। ओके, आगे कहा जा रहा है, कहां चला गया, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन इफ चार्ज q नॉट इज गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y मच लेस देन a along the y-axis the net force acting on the particle is proportional to। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि अगर ये चार्ज जो पार्टिकल है मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, अब यहां पर ले आया, ठीक ना, ये हमारा Q नॉट है और Q नॉट की वैल्यू कितनी है, Q/2, तब इस पर कितना फोर्स लगेगा। और ध्यान रहे कि ये जो y है ये बहुत छोटा है, y इज मच लेस देन a। ध्यान रखना है, ये जो इन दोनों के बीच का सेपरेशन है वो 2a है, a और a 2a, और ये जो y है ये a के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, यानी कि a अगर मीटर में तो वो कुछ सेंटीमीटर में होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। अब आपको बताना है कि इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो सबसे पहली बात, ये लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये F से रिपेल करेगा और ये भी इसको इधर F से रिपेल करेगा। ध्यान से देखना, ये वाला है ना, ऐसा कुछ होगा। ओके, अब अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं, गौर से देखिएगा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। ओके, थोड़ा सा रुक जाए, इसको भी देख ले। तो ये थीटा, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी हमारा थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर, इसका भी एक कंपोनेंट इधर, तो इधर हमें दो कंपोनेंट मिलेगा, कितना, 2f cos 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन थीटा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा fy मिलेगा, या हम कह सकते हैं f नेट जो मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, 2 टाइम्स f आपका साइन थीटा। ओके, 2 रहने देते हैं, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, तो k q स्मॉल q इंटू q नॉट का वैल्यू q/2, k q/r स्क्वायर। r की वैल्यू क्या होगी, देखो तो ये सेपरेशन a है ना, ये y और a के बीच में रिलेशन क्या है कि y बहुत छोटा है a के रेस्पेक्ट में, तो आप कह सकते हैं कि ये a तो ये भी a, अप्रोक्सीमेटली ये इसमें जो हाइपोटेन्यूज और ये जो बेस है वो दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही होंगे। तो हम कह सकते हैं कि KQ/R स्क्वायर, यानी KQ1 Q2/R स्क्वायर। ओके, और साइन थीटा की वैल्यू की बात करें तो साइन थीटा क्या होता है, P/H, यानी Y/A, क्योंकि हमने यहां पर H का जो वैल्यू लिया है वो उसको A माना है। कारण ध्यान रखिएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि y इज मच लेस देन a, दैट्स वाई हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं। अब देखो तो क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं क्या, एफ नेट, यही वाला जो y एक्सिस में जो नेट फोर्स लगेगा इज इक्वल टू, देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका
2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a क्यूब इंटू वाई, इतना कुछ होगा, ठीक ना। तो अब आप कह सकते हो कि एफ नेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई होगा, ठीक है। एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। और देखा जाए तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है और यहां पर आपको मिल रहा है पहला वाला, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन और भी आपको पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए काम करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन IIT 2007 में पूछा गया है, जो कि काफी आसान क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कंसीडर अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, a positive point charge is placed outside the sphere, the net charge on the sphere is then। तो सबसे पहला काम आप क्या करिए कि एक डायग्राम बनाइए और बड़े आसानी से इस क्वेश्चन का सवाल आप जवाब दे सकते हैं। तो ये हमारा स्फीयर हो गया, इसके सामने एक हम प्लस क्यू चार्ज रख देते हैं और ये जो स्फीयर है अभी इस पर नेट चार्ज क्या है, 0 है। इस बात को ध्यान में रखना है कि इस पर जो अभी चार्ज है वो कितना है, 0 है। और ये कैसा है, न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर। तो कंडक्टर की खासियत क्या होती है, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज बाय इंडक्शन मेथड पढ़े तो बड़े ही आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर आप किसी कंडक्टर के पास कोई चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो उस कंडक्टर में चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है उतना ही जितना आप बाहर रखते हैं। सपोज करें आपने 10 कूलम इधर चार्ज रखा है, तो उस कंडक्टर के सामने वाले फेस पर 10 कूलम चार्ज निगेटिव में इंड्यूस्ड हो जाएगा और फिर उसके अपोजिट सरफेस पर उतना ही प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो वही कुछ यहां भी हो रहा होगा। अगर ये प्लस क्यू है तो इसके जो निगेटिव चार्जेस होंगे उसको ये अट्रैक्ट करेगा, यानी कि हम कह सकते हैं इधर माइनस क्यू में इधर कुछ चार्ज इंड्यूस्ड होगा। अब ये कंडक्टर है तो कंडक्टर में की खासियत होती है कि उधर भी चार्ज कुछ इंड्यूस हो जाएगा, तो सेम अमाउंट प्लस क्यू में इधर चार्ज इंड्यूस्ड होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर जितना निगेटिव इंड्यूस्ड हुआ उतना ही पॉजिटिव इंड्यूस्ड हुआ, तो इस पर नेट चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, 0। यानी पहले भी चार्ज 0 था और अभी भी चार्ज 0 है। ध्यान रखना है कि नेट चार्ज उसका 0 है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर हम इसको अर्थिंग वगैरह करके ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दे निगेटिव चार्जेस को, तो कह सकते हैं कि ये बॉडी हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, बट वो अलग सवाल है। इस क्वेश्चन में जो कहा गया था कि चार्ज को इसके सामने रखने के बाद आपको बताना है कि इस न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर पर नेट चार्ज कितना होगा, तो वो अभी भी कितना होगा, 0। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आईटी में पूछा गया है लेकिन बहुत ही आसान सवाल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नीट 2017 में पूछा गया। इसमें कहा जा रहा है सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, ओके, one of them is minus e and the other is e plus delta e, यानी कि चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमारा माइनस e है एंड चार्ज ऑफ द प्रोटॉन e प्लस डेल्टा e है। थोड़ा सा उसमें कुछ डिफरेंट किया गया है। आगे कहा जा रहा है इफ द नेट electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than the atomic size apart is 0, the delta e is of the order of कुछ, ये आपको 4 ऑप्शन दिया गया और इसमें कहा गया है कि मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। तो गौर से देखिएगा इसमें क्या कहा गया है कि जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एटम को रखा गया है कुछ r दूरी पर मान लेते हैं, और उसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों बराबर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है। तो मान लेते हैं ये Q1 है और ये आपका Q2 है, तो भाई इसके पास मास भी होगा M1 और M2। ओके, इनके बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं R है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो दोनों बराबर लग रहा है। तो आप कहोगे कि सर Fe का मतलब हो गया K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स यानी G M1 आपका M2 बाय R स्क्वायर। ओके, तो आप तो सबसे पहला काम तो यही करोगे कि R स्क्वायर खत्म हो जाएगा और हम यहां से कह सकते हैं K, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एटम है तो दोनों पर जो चार्ज होगा वो भी सेम होगा, तो KQ स्क्वायर अपॉन G, और मास भी दोनों हाइड्रोजन एटम का सेम होगा तो GM स्क्वायर, इतना कुछ कह सकते हैं। आगे देखिए तो हम कह सकते, अच्छा एक बात और, ये जो Q है इस Q की वैल्यू कितनी होगी, M का तो वैल्यू दिया हुआ है लेकिन Q की वैल्यू कितनी होगी। तो एक बात बताओ, ये जो हाइड्रोजन एटम होता है इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। तो हम कह सकते हैं कि सर जो Q होगा Q इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दिया हुआ माइनस ई, और प्रोटॉन की वैल्यू E प्लस डेल्टा E।
तो भाई साहब कितना हो गया, यानी कि Q का वैल्यू कितना हो गया, डेल्टा ई। तो हम कह सकते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू डेल्टा ई, इसकी वैल्यू कितनी, डेल्टा ई। अब यहां पर आप पुट कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर। ओके, तो डेल्टा ई का स्क्वायर इज इक्वल टू बोल सकते हैं क्या, जी एम स्क्वायर अपॉन के, और यहां से स्क्वायर को हटा दो, तो स्क्वायर को हटाने के बाद क्या मिलेगा, तो हम कह सकते हैं डेल्टा ई इज रूट अंडर जी एम स्क्वायर अपॉन के। अच्छा, एम स्क्वायर है ना, तो उसको भी बाहर कर लेते हैं, तो हम बोल सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू सर अंडर रूट जी बाई के इंटू एम स्क्वायर, इतना कुछ हो गया। सॉरी, अब आप सारे वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो हमें पता है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू हो जाएगा, जी का वैल्यू जल्दी जल्दी 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ओके, डिवाइडेड बाय के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ओके। अब एम की वैल्यू तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी, इतना कुछ दिया हुआ था, तो चलो यूनिट की जरूरत नहीं है। अब हम आगे लिख सकते हैं कि सर डेल्टा ई इज इक्वल टू अंडर रूट, ये आपका 6.67 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर, ये 9 ऊपर जाएगा तो माइनस 11 और 9 कितना हो जाएगा 20, ओके, इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। और आप चाहे तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल्टा ई इज इक्वल टू अंडर रूट 6.67 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर, ये 10 टू द पावर माइनस 20 है, माइनस 20 रूट के अंदर है तो बाहर निकलेगा तो 10 टू द पावर माइनस 10, और पहले से 27 है तो माइनस कितना हो जाएगा 37, ओके। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, खाली इस ऑर्डर में दिया हुआ है। कहां चला गया, इसको गौर से देखिएगा, इस ऑर्डर में जवाब मतलब ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इसी अंदाज में जवाब दे दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बताओ यार कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 10 टू द पावर माइनस 37 कहां गया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसा कि हम लोग बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो 2 पॉइंट चार्ज दिया हुआ रहता था और उसको सॉल्व करके बड़ी आसानी से हम लोग निकाल सकते थे, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में 2 प्रोटॉन के बीच में, इस तरह से हमें बताना होता था, जो बड़ी आसानी से आप बता सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया कि 2 हाइड्रोजन एटम लिया गया और उसमें इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन का जो चार्ज है उसको डिफरेंट कर दिया गया, तब आपको बताना था कि कितना होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए चीजों को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये IIT 2011 में पूछा गया है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि जो SHM वगैरह का कॉन्सेप्ट है वो भी यूज किया गया है। तो देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। अ वुडन ब्लॉक परफॉर्म्स SHM on a frictionless surface with a frequency nu naught. The block carries a charge plus Q on its surface. If now a uniform electric field is switched on as shown, the SHM on the block will be, और ये 4 ऑप्शन दिया गया है। इसको थोड़ा सा गौर से देखिए तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इंड्यूस किया तो इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Fe, और ये स्प्रिंग क्या करेगा, इसको अपोज करेगा Fs। तो हम कह सकते हैं ना कि Fe इज इक्वल टू हमारा Fs हो जाएगा, यानी कि Qe इज इक्वल टू हमारा स्प्रिंग फोर्स Kx, यानी जो x में जो कुछ जो कंप्रेशन बढ़ेगा वो हम कह सकते हैं QE अपॉन K। इतना से वो ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा, यानी कि इतना से वो ज्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके, अब मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी इसमें दिया हुआ है कितना, न्यू नॉट। तो हम देख लेते हैं हमारा फ्रीक्वेंसी क्या कहता है। तो हमें पता है कि t इज इक्वल टू कितना होता था 2 पाई बाय ओमेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं ओमेगा बाय 2 पाई, और ओमेगा की वैल्यू यहां पर पुट कर दो। अगर ओमेगा की वैल्यू आप निकालना चाहो तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो F इज इक्वल टू हमारा क्या होता है ma, और यहाँ F कितना लग रहा है kx स्प्रिंग फोर्स, kx इज इक्वल टू m इंटू a, यानी x a इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं कितना, a इज इक्वल टू आपका k अपॉन m इंटू x, और यही तो कंडीशन ऑफ SHM होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट कितना आएगा k बाय m। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारा कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई अंडर रूट
K/m। तो इस फ्रीक्वेंसी को गौर से देखिए तो ये फ्रीक्वेंसी यही दिया हुआ है, उसी को न्यू नॉट कहा गया है। तो इस फ्रीक्वेंसी में कोई ऐसा चीज है जो बदलेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के इंट्रोड्यूस होने के वजह से क्या इसमें कोई चेंजेस आएंगे? कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि 1/2 पाई कांस्टेंट, के स्प्रिंग कांस्टेंट, m मास ऑफ द ब्लॉक, जो कि उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सेम फ्रीक्वेंसी रहेगा एंड विथ शिफ्टेड मीन पोजीशन, और कितना से शिफ्ट करेगा? ये इतना से शिफ्ट करेगा। ये भी अलग सवाल पूछा जा सकता था कि कितना से वो शिफ्ट करेगा, तो ये भी हम बता सकते थे एग्जैक्टली कि QE/K से वो शिफ्ट करेगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन ही सही दिख रहा है, ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी एंड विद द सेम मीन पोजीशन। नहीं, ऑफ चेंज्ड फ्रीक्वेंसी एंड विद शिफ्टेड मीन पोजीशन, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा, ऑफ चेंज फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा, तो ये सब कुछ नहीं होगा, खाली ए होगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कुछ इस तरह से आप इन सवाल का जवाब दे सकते हैं। अब जो बच्चे इस बार जेई या नीट के एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनके लिए मैं बहुत जल्द PYQ सीरीज फिर से स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप थोड़ा सा वेट करें, जबरदस्त तैयारी आपकी हो जाएगी अगर इस PYQ सीरीज को आप फॉलो कर लेते हैं। हम उन क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो आपके जेई नीट में पूछे गए, और खास करके वो क्वेश्चन जो ज्यादा बार पूछे गए और जिसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर आप जेई नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कमांड कर लेते तो आपको इससे बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है आपके एग्जाम में। क्योंकि अगर नीट की मैं बात करूं तो नीट में 60-70% डायरेक्ट आपका अलाइनमेंट रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से। तो ये इसको आप ढंग से जरूर करिएगा। अगर आप इसको ढंग से कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी बहुत कम टाइम में। तो बहुत जल्द हम लोग PYQ सीरीज में मिलने वाला है, तब तक आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर इस पर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।